गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। और हमारा ये पार्ट वीडियो 3 है मानव नेत्र से, और इसमें हम कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। उसके बाद जो पॉइंट बचा होगा उनको देखेंगे, और इसी वीडियो में हम पूरा लास्ट कर देंगे मानव नेत्र को। और इसका जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो PDF के रूप में मिलेगा ऑफलाइन में, और ऑनलाइन भी लास्ट में देंगे, उसमें कराएंगे। समझ गए? तो सभी बच्चे बने रहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के, यानी कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है, बताओ। तो जब भी हमने बताया कोई भी प्रतिबिंब होता है तो वो आँख के रेटिना पर बनता है। किस पर बनता है? यहाँ पे हो जाएगा रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना। इस भाग पर बनते हैं। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है? रेटिना पे तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वह प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और सीधा। अब वास्तविक चीज़ सीधा कैसे बन रहा है? बोलोगे कि दर्पण चैप्टर में बताए कि वास्तविक चीज़ जो है उल्टा होता है, फिर यहाँ सीधा कैसे? तो हम क्या बता रहे हैं कि रेटिना के जो पीछे कैसा प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है किसी भी वस्तु का, तो वास्तविक तो बन ही रहा है, उल्टा भी बन रहा है। अब वो उल्टा सीधा कैसे हो जाता है? तो रेटिना से जो सीरा जुड़ा हुआ है मस्तिष्क में, वो सीरा उस उल्टे प्रतिबिंब को जो है मस्तिष्क में भेजता है। अब मस्तिष्क उसको रिफ्रेश करके, यानी सीधा परिवर्तन करके काल्पनिक रूप से बाहर भेज देता है। और जब काल्पनिक रूप से बाहर भेजता है तो वो सीधा हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? वास्तविक, उल्टा और सीधा। सीधा ये से बनता है रेटिना पर। अस्पष्ट युवा की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? कोई युवा है, उसका आँख अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसकी अस्पष्ट दूरी जो है, स्पष्ट देखने की दूरी न्यूनतम कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम न्यूनतम दूरी जो हो वो 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। आज समझ में? अस्पष्ट या अच्छा नेत्र कहाँ कहाँ तक का वस्तु को देख सकते हैं? अस्पष्ट या अच्छा नेत्र जो होता है कहाँ कहाँ का वस्तु को देख सकते हैं? तो अनंत तक के वस्तु को देख सकते हैं। कहाँ कहाँ के? 25 सेंटीमीटर से जो अधिक है, और अनंत तक, अनंत तक, यहाँ तक के वस्तु को वो साफ साफ दिख सकते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन दिया है कि आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ दिखाता है। इस गुण को क्या कहते हैं? आँख अपनी फोकस दूरी को क्या करता है? क्या लिखा है कि लेंस जो है फोकस दूरी को बदलकर दूर या नज़दीक करके किसी चीज़ को जो साफ साफ दिखाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस गुण को सामंजन क्षमता। अपने आपस में सामंजन कर लेता है और फिर उन वस्तु को दूर या नज़दीक करके साफ साफ दिखाता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? सामंजन क्षमता। तो यहाँ पे लिख देना इसको, सामंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित की जाती है? मानव नेत्र में जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी को जो परिवर्तित करती है, किसके द्वारा ये होता है? किसके द्वारा होता है? ये पक्षमाभी या सिलियरी द्वारा, पक्षमाभी या सिलियरी के द्वारा होता है। मानव नेत्र का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? तो मानव नेत्र का जो अधिकतम व्यास होगा 2.5 सेंटीमीटर। मानव नेत्र का व्यास 2.3 सेंटीमीटर है, लेकिन अधिकतम व्यास पूछे तो 2.5 सेंटीमीटर। कितना? 2.5 सेंटीमीटर। इस साइड का क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इधर चलते हैं। किस दृष्टि दोष में वस्तु के प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? कब जो है, कौन सा दृष्टि दोष होता है जो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। बताओ किस में बनता है? कौन सा ऐसा दृष्टि दोष है? तो कौन सा दृष्टि दोष है जिससे में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है? तो वो दृष्टि दोष है दूर, यानी कि दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि रेटिना के पीछे जो है प्रतिबिंब बनता है।
अगला क्वेश्चन आता है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा होता है? दूर के लिए तुमको हो गया उत्तल लेंस, और निकट के लिए हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस का चश्मा जब व्यक्ति को पहनाया जाएगा बनाकर, तब उसका निकट दूरदृष्टि दूर हो जाएगा। और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का चश्मा पहनाएगा, तब उसको दूरदृष्टि दोष दूर होगा। समझ गया? दूरदृष्टि वाले व्यक्ति को किसको साफ साफ दिखता है? यानी दूरदृष्टि जो व्यक्ति की आँख में होता है, उसको क्या चीज़ जो है जो साफ साफ दिखता है? तो दूर की वस्तु उसको साफ साफ दिखता है, नज़दीक की नहीं। समझिए, निकट की कोई भी वस्तु उसे साफ साफ नहीं दिखता है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ दिखता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि दूर की वस्तु को साफ साफ दिखता है। दूर की वस्तु को क्या करता है? साफ साफ दिखाता है। दूरदृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हमने क्या बोले कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा। तो किस लेंस का? उत्तल लेंस का चश्मा पहनाया जाएगा तो दूर हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। समझ गया? अगला क्वेश्चन है, फ्रिज में से होकर श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होना इस घटना को क्या कहते हैं? फ्रिज में से होकर जो श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश आता है, और वो उससे जब गुजरता है और वो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, इन विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? बताओ, क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन होता है कि एक फ्रिज में कितने सतह होते हैं? एक फ्रिज में जो होता है उसमें कितने सतह होते हैं? या ऐसे भी कह सकते हैं कि फ्रिज में कितने सतहों से घिरा होता है? तो फ्रिज में 5 सतह होता है, और उन्हीं से वो क्या होता है? घिरा हुआ होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। थोड़ा सा इनको मिटा के फिर मैं आगे क्वेश्चन फिर चलते हैं आगे। चलो, हम अब क्वेश्चन ले लिए हैं बोर्ड पे। चलो अब दूसरे क्वेश्चन देखो। जहाँ तक मैं पहले बता दिया उससे मैं अब आगे क्वेश्चन को देख रहा हूँ। श्वेत प्रकाश जब एक फ्रिज से होकर गुजरता है तो रंग सबसे कम जो विचलित होता है वो कौन सा रंग है? सूर्य प्रकाश जब एक फ्रिज से होकर गुजरता है तो उसमें रंग का जो विचलन होता है, तो सबसे कम विचलित जो रंग होता है वो कौन सा रंग है जो सबसे कम विचलित होता है? बताओ जल्दी, कौन सा रंग है जो सबसे कम विचलित होता है? अगला क्वेश्चन, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? रंग कौन सा विचलित होता है और किस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होता है? ये 2 क्वेश्चन बताओ। तो ये 2 क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश एक फ्रिज से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलित रंग तो लाल। कम विचलित रंग कौन सा है? लाल। और यही रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य भी अधिक होता है। लाल का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए रेलवे के फाटक पर जो सिग्नल होता है, सिग्नल, तो उससे क्या होता है? लाल कपड़ों का होता है। लाल कपड़ा दिखाने से क्या होता है? गाड़ी रुक जाता है, ट्रेन को रोक दिया जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है? तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, ज़्यादा दूर तक दिखता है, इसीलिए लाल रंग का कपड़ा दिया गया झंडी। तो लाल रंग का जो झंडी दिखाता है ना, तो उससे क्या होता है? ट्रेन रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? तो बताइए, इसका कारण क्या है कि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, और हरी झंडी दिखाने से गाड़ी चल देता है। श्वेत प्रकाश की किरण किसी फ्रिज से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होती है। यहाँ पे कह रहा है सबसे कम विचलित होती है, और यहाँ पे कह रहा है सबसे अधिक विचलित होती है। तो कौन सा रंग होता है? बैगनी। बैगनी रंग जो होता है ना, वो क्या होता है? सबसे अधिक विचलित होता है। और यहाँ पे पूछा गया है तरंगदैर्घ्य, तो लाल का अधिक होता है, यहाँ बैगनी का कम होता है। अब विचलित के बारे में पूछे तो कम विचलित लाल होता है, अधिक विचलित बैगनी होता है, ये याद रखना। फोकस दूरी के कम होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? फोकस दूरी जब कम होने लगता है तो कौन सा दृष्टि दोष होता है? बताओ, निकट होता है कि दूर दृष्टि होता है? कौन सा होता है? जल्दी बताओ। जब भी फोकस दूरी कम होने लगेगा तो निकट दृष्टि दोष। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? फोकस दूरी कम होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? आँख में जब लेंस जो होता है उसका फोकस दूरी अगर घटने लगता है, कम होने लगता है, तो आँख में कौन सा दोष उत्पन्न होने लगता है? तो निकट दृष्टि। जो जो घटते जाएगा वैसे दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, आँख खराब होना शुरू हो जाएगा।
तो इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। फोकस दूरी के दूर होने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है तब, यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, दूर हो रहा है तब। तो दूर होने के लिए कौन सा, दूर दृष्टि दोष। निकट जब होता है तो निकट दृष्टि है, दूर होने के लिए दूर दृष्टि दोष होता है। कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष। अब यहाँ पे लिखा गया है आगे कि विटामिन की कमी से, आँख में विटामिन की कमी से भी रोग होता है। कौन कौन रोग होता है, शरीर में भी रोग होता है, समझ गया, आँख में भी होता है, शरीर में भी होता है। तो सभी को मैं यहाँ पे दे दिया हूँ, विटामिन ए बी सी डी ई के 4-5 गो विटामिन है, और इस विटामिन से की कमी से कौन कौन सा रोग होता है शरीर में, उसके बारे में। तो पहला देखो, विटामिन ए की कमी से होने वाला बेरी रोग है, और विटामिन बी की कमी से होने वाला स्कर्वी रोग है, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रिएक्ट रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से, जो विटामिन डी होता है उसकी कमी से क्या होता है, ये तुम्हारा विटामिन ए हो गया बेरी, विटामिन बी हो गया स्कर्वी, और विटामिन सी हो जो है रिएक्ट में आ जाता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, ये क्या है, हाइड्रिक रोग। हाइड्रिक एक रोग होता है जो विटामिन डी की कमी से था। ई क्या है, बांझपन लाता है, समझ गया, बाल जो झड़ता है वो सब। तो इन विटामिन ए बी सी इन सब रोग के बारे में थोड़ा मैं यहाँ से इधर मिटा के स्पष्ट कर देता हूँ। ये इधर दिख नहीं रहा है ताकि तुम लोग लिख लोगे, इधर मैं मिटा के स्पष्ट कर देता हूँ। विटामिन की कमी से जो बीमारी होता है, तो इनको थोड़ा दूर के लिए स्टॉप कर देता हूँ, इधर बढ़ जाते हैं। अगर हम वस्तु को एफ और सी के बीच में रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? दर्पण में पढ़ा होगा कि अगर एफ और सी के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है सी और अनंत के बीच। अनंत को हम लोग आई लिख देते हैं, अनंत को क्या करते हैं, आई लिख देते हैं। तो कहाँ बनता है, तो यहाँ पे क्या होगा, सी और आई के बीच में, सी और आई के बीच, यानी कि वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में उसका प्रतिबिंब बनता है। इस सूत्र को हम क्या कहते हैं, ये जो है 1/v - 1/u बराबर 1/f, इस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा सूत्र है ये, इसका क्या नाम देते हैं बताओ? तो ये जो होता है ना, ये लेंस का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, लेंस सूत्र इसे कहते हैं, लेंस सूत्र कहते हैं, समझ गया। यानी कि दर्पण सूत्र अलग होता है, लेंस सूत्र अगर बीच में माइनस है तो वो लेंस सूत्र हो गया, बीच में प्लस है तो यहाँ पे ये याद रखना कि वो माइनस हो जाएगा तो लेंस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो दर्पण सूत्र होता है। इतने यही पहचान है कि लेंस के लिए माइनस और दर्पण के लिए प्लस, ये याद। श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश वर्ण विक्षेपण, तो श्वेत प्रकाश से एक जैसे त्रिभुज क्या कहते हैं, प्रिज्म का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है कि नहीं। तो मैंने एक त्रिभुज बना दिया और श्वेत प्रकाश को जब भेजे तो ये क्या हुआ, विभिन्न रंगों में विभक्त हो गया। और इन विभिन्न रंगों में विभक्त होने के ही घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। विभिन्न रंगों में विभक्त जो हुआ है इन्हीं घटना को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। बात आए इंद्रधनुष, एक पॉइंट है, इंद्रधनुष 7 रंगों की जो पट्टी होती है उसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। 7 रंग की जो पट्टी होती है इंद्रधनुष, उसी को कहते हैं। इंद्रधनुष कब दिखता है, कैसा बनता है, कब बनता है, इसमें क्या क्या आवश्यकता है, ये पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। अब एक क्वेश्चन यहाँ नीचे दिया है कि आकाश कैसा दिखता है, सभी जानते होंगे कि आकाश नीला दिखाई देता है। चंद्रमा पे क्या नहीं होता है, तो अभी भी गया है चंद्रमा पे, यहाँ से भेजा गया था, तो उस समय चंद्रमा पे क्या नहीं था। और सभी बच्चे ये भी जानते हैं कि चंद्रमा पे क्या नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे जीवन संभव नहीं होता है। ये 2 चीज़ ज़रूरी है, वायु चाहिए, ऑक्सीजन और जल, ये 2। अगर जल मिल जाता है तो वायु तो उपलब्ध हो जाएगा, यानी इन 2 चीज़ अगर मिल जाए तो वहाँ पे भी आदमी रह सकता है। तो हम कहाँ स्टॉप किए थे, इन क्वेश्चन को स्टॉप किए, तो इनको फिर से थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं, समझ गया। अब एक बात यहाँ पे और क्वेश्चन आता है इसके बाद, तो मैं थोड़ा सा इनके बता देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बचेगा उसको क्लियर कर दूँगा।
अब जैसे मान के चलो आसमान से जो वर्षा की बूंद गिरता है, आसमान में देखेगा तो बड़ा बड़ा बूंद वहाँ से गिरता है, लेकिन क्या उतने बड़ा धरती पर रहता है? अब आसमान से इतना बड़ा गिर रहा है और धरती पे आते आते इतना बड़ा हो जाता है। तो जितना बड़ा आसमान से गिर रहा था, क्या उतने बड़ा धरती पे गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि वो छोटा छोटा हो जा रहा है। जिससे क्या होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या हुआ? तो हम क्या बता रहे थे कि जो ये बरसात का बूंद होता है, जब आसमान से गिरता है तो गिरते समय बड़ा होता है, लेकिन जब धरती पे गिरता है तो छोटा छोटा गिरता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये फ्रिज जो है ना, ये क्या करता है? फ्रिज की तरह व्यवहार करता है। ये बूंदे जैसे एक प्रकाश की, श्वेत प्रकाश की किरण निकला और 7 रंग में विभक्त हो गया, तो ये भी जब बूंद गिरता है तो वहाँ से छोटे छोटे रूप में विभक्त होते जाता है। और इस विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिज की तरह ये भी व्यवहार करता है। समझ गया? और जो चीज़ फ्रिज की तरह व्यवहार करेगा वही इंद्रधनुष बनाएगा। वही क्या बनाएगा? इंद्रधनुष बनाएगा। समझ गया? एक और पॉइंट है, वर्षा की बूंदे फ्रिज की तरह जब व्यवहार करता है उस समय इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सूर्य की तरह घूमना चाहिए। जिधर सूर्य है उधर घूम के, और जिधर मेरा पीठ पड़ता है या तुम लोग घूमेगा उधर, तुम लोगों का पीठ जिधर पड़ेगा उधर इंद्रधनुष दिखाई देगा। समझ गया? तो इंद्रधनुष कैसे देखना है? जब भी वर्षा होगा उसके बाद सूर्य की तरफ देखना है, और जिधर तुम्हारा पीठ पड़े उधर घूम के देखो तो सूर्य, तो ये क्या कहते हैं, इंद्रधनुष दिखाई देगा। समझ गया? अब थोड़ी सी इन पॉइंट को लेते हैं और ये हमारा चैप्टर क्लियर हो गया है। इनमें अगर कोई पॉइंट छूट रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम उनको देख लें। तो इनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बाकी ये हमारा चैप्टर क्लियर है। चलो, तो ये हमारा जो है विटामिन की कमी से होने वाला रोग था। तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखो हमने लिख दिए विटामिन ए की कमी होने वाला सब बेरी बेरी, लेकिन बी से हो रहा है। हमने पिछले वीडियो में बताए हैं कि रतौंधी रोग जो होता है आँख में, वो विटामिन ए की मात्रा लेने से ठीक होता है। तो यहाँ तो मिस्टेक हो गया था, इसलिए सबको हम दोबारा यहाँ पे ले लिए। कुछ जो है पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है ऐसे में, यहाँ की कुछ तुम लोग को भी पता नहीं चलेगा, नहीं हमें जल्दी चल रहा था इसलिए यहाँ पे ले लिए। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। और विटामिन बी की कमी से होने वाला बेरी बेरी रोग है। अब विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग है। अब विटामिन डी की कमी से रिएक्ट रोग है। और विटामिन ई की कमी से हाइड्रिका रोग, जिसके कारण क्या होता है? बाल का झड़ना, यानी बाल झड़ता रहता है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? बांझपन होता है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण क्या होता है? बांझपन होता है। तो महिला में विटामिन के की कमी से बांझपन आता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होता है? पुरुष हो या स्त्री हो उसमें बाल झड़ता है। समझ गया? और विटामिन डी की कमी से रिएक्ट रोग होता है, सी की कमी से स्कर्वी रोग, और बी की कमी से बेरी बेरी रोग। समझ गया? तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ। जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और हमारा ये चैप्टर जो है एंड हो गया है, ये चैप्टर एंड हो गया। अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है वो चालू होगा इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो हमारा ये मानव नेत्र क्लियर हो गया है, और इस कुछ दिन के लिए मैं फिजिक्स को रोक देता हूँ। उसके बाद केमिस्ट्री देख रहा हूँ, फिर जो है फिजिक्स 1 महीने के बाद फिर चालू करेंगे। इसमें जो है 3 चैप्टर हो गया, 3 या 4 चैप्टर और होगा, उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि हम जो है इसमें नवंबर तक क्लियर कर देंगे, नवंबर से दिसंबर में क्लियर कर देंगे। आगे हमारा रिवाइजिंग होता रहेगा, बीच बीच में भी होता रहता है। समझ गए? इन्हीं के साथ मैं इसको बंद कर रहा हूँ।